नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाकुंभ की नगरी में, प्रयागराज में और उसके आसपास जबरदस्त भीड़ की तस्वीरें दिखाऊंगा। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों के उत्साह और उमंग का नजारा दिखाऊंगा, लेकिन ये नजारा थोड़ा डराने वाला है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में जबरदस्त भीड़ है। चारों तरफ सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। संगम से लेकर प्रयागराज शहर की सभी सड़कें श्रद्धालुओं से पटी पड़ी हैं। लोग सड़कों पर हैवी ट्रैफिक से जूझ रहे हैं। प्रयागराज में एंट्री के सारे रास्ते लगभग बंद हैं। हर सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। कई कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। कई लोग तो दो दो दिन से अपनी गाड़ियों में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी हाईवेज पर भी लंबी लंबी लाइनें हैं। प्रयागराज से सटे जिलों के अलावा मध्य प्रदेश के सतना रीवा हाईवे पर भी जबरदस्त जाम लगा हुआ है। दूर दराज के शहरों से आने वाले श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने से पहले भीड़ में फंस गए हैं। चाहे ट्रेन से आने वाले श्रद्धालु हों या बस से आने वाले हों या फिर अपनी गाड़ी लेकर प्रयागराज पहुंचने का प्रयास करने वाले हों, हर किसी को 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि किसी गाड़ी, किसी बस, किसी वाहन के लिए आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन इतनी परेशानी के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। लोग संगम में डुबकी लगाने बड़ी संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं। ये दृश्य अद्भुत है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई, पुण्य कमाया। आश्चर्य की बात यह कि हर बार कुंभ में 3 अमृत स्नान पूरे होने के बाद जब अखाड़े लौट जाते थे तो भीड़ धीरे धीरे कम हो जाती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हो रहा है। महाकुंभ में भीड़ के आने का सिलसिला अभी भी जारी है और बढ़ता जा रहा है। महाकुंभ में पिछले 2 दिन में अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी, क्योंकि ये वीकेंड का मौका था, और दूसरी वजह यह कि 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान है। जिन लोगों ने अभी तक महाकुंभ में जाकर संगम स्नान नहीं किया, वो पिछले 2 दिनों में वहां पहुंचे। अभी तो हर घंटे 8000 से ज्यादा गाड़ियां प्रयागराज पहुंच रही हैं। इसके अलावा बसों से, ट्रेन से श्रद्धालु लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के फाफामऊ, झूसी, नैनी, धूमनगंज, सिविलाइंस, दारागंज और बकुशी बांध, रामबाग, कीरगंज, गऊघाट और अरेल जैसे तमाम इलाकों में जबरदस्त हलचल है। पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। शहर के अंदर की तमाम सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई दिख रही हैं। हालत यह कि प्रयागराज में रहने वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बाहर से आए हैं, उन्हें रेलवे स्टेशन से संगम तक पहुंचने में कई कई घंटे लग रहे हैं। महाकुंभ आने का उन्हें कुछ सजेशन देना चाहिए? महाकुंभ आने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ा एक दिक्कत है। मतलब प्रयागराज में एंट्री करके ही आप नहीं जा आपको जबलपुर से ही, कटनी से ही जाम लग जाएगा पूरा। जाम लग जाएगा जी। कितने घंटे फंसे आप लोग जाम में? 8-9 घंटे तो आराम से। ट्रैफिक कहाँ कहाँ मिला, कितने घंटे फंसना पड़ा? ट्रैफिक ये अपने मैयर के आगे से करीब 5 घंटे हम लोग को फंसना पड़ा। फिर उसके बाद वे और रीवा के आगे भी 3 घंटे ऐसे करते, 10-12 घंटे ट्रैफिक में रहना पड़ा। जब हम लोग इलाहाबाद एंट्री लिए थे, हम लोग को कुंभ तक जाने में नियर अबाउट 3 घंटा लग गया और 3 किलोमीटर ओनली। 3 किलोमीटर। और अब वापस जाने में कितना टाइम? वापस अभी हम लोग 3 किलोमीटर आए हैं, अभी 1.5 घंटा हम लोग गाड़ी में ट्रैफिक में हैं अभी। मार्केट के अंदर माल नहीं आ पा रहा है, क्राइसिस हो रही है, सारी चीजें शॉर्ट हो रही है, ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक ज्यादा है। इसके वजह से माल जैसे खाने पीने की चीजों पे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। सामान नहीं आ पा रहा? सामान नहीं आ पा रहा है, पूरा मार्केट खाली है। 80% 70% मार्केट खाली हो रही है, खाने पीने की चीज उपलब्ध नहीं हो रही है। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब इतने लोग होते हैं तो खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बाहर से आना संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि ट्रैफिक जैम है। जो श्रद्धालु बाहर से प्रयागराज पहुंचे हैं, उनमें से हजारों लोग पैदल ही संगम की तरफ चल पड़े हैं और स्नान करके पैदल ही स्टेशन की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन जो लोग स्नान के बाद किसी तरह ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा या किसी दूसरे साधन से रेलवे स्टेशन पहुंचने की कोशिश करते हैं, उन्हें भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है।
जो लोग मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से प्रयागराज पहुंचे हैं वो नैनी या छिक्की रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए लौट रहे हैं, लेकिन सड़क पर ट्रैफिक जाम से परेशान हैं। लोग अपनी ट्रेन मिस कर देते हैं। नावस हम लोग जाम में खड़े थे। 10 घंटे जाम में फंस गए। हाँ जी, पर फिर भी सर आप लोग नागपुर से गाड़ी चला के आए, नागपुर से गाड़ी चला के आए। तो कितना फंसना पड़ा ट्रैफिक में? 9 घंटे करीब पूरे। 9 घंटे। सुबह 7 बजे नागपुर से चले थे, नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे दोपहर में 1:30 बजे पहुंचे। कहाँ से आए हैं आप लोग? अहमदाबाद से, गुजरात से। ट्रैफिक कितना मिला जब आए? बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत दिक्कत भी बहुत हुई। कितना फंसना पड़ा ट्रैफिक? कम से कम 3 से 4 घंटे जाम में फंसना पड़ा। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? गुजरात से हेतल नाम है, हेतल पटेल। अच्छा, कब आए थे आप? हम कल आए हैं। बाय रोड आए? जी बाय रोड आए, ट्रेन से आए हैं, ट्रेन से जी। ट्रेन से उतर के अंदर आना और वापस जाने कितना ट्रैफिक मिला? कल तो थोड़ा अच्छा था, मगर आज तो बहुत ही ट्रैफिक है और कल से ज़्यादा भीड़ आज है। कुछ फंसना पड़ा कुछ घंटे? हाँ, फंसना पड़ा था, 3-4 घंटे लग गए थे एक्स्ट्रा। लेकिन उत्साह है कि ठीक है स्नान हो। आनंद आया, जैसे ही त्रिवेणी में स्नान किया सारा जो है कष्ट दूर हो गया। ट्रैफिक है, परेशानी है, इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन भक्तों का उत्साह देखने वाला है। संगम क्षेत्र के बिल्कुल पास यमुना नदी पर न्यू नैनी ब्रिज है। आमतौर पर मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की तरफ से जो लोग सड़क के रास्ते प्रयागराज आते हैं वो इसी ब्रिज से होकर शहर के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन इस ब्रिज पर जितनी गाड़ियां क्रॉस हो रही हैं उससे ज्यादा पैदल यात्री नजर आ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं ने बताया कि वो नैनी या छिक्की रेलवे स्टेशन पर उतरे और वहां से पैदल ही संगम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां मिल नहीं रही हैं और अगर गाड़ियां मिलती भी हैं तो वो जाम में फंस जाती हैं। इसलिए किसी को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा तो किसी को तो 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ा। कहाँ से आ रहे हैं? पीथमपुर से, इंदौर से। इंदौर से रेलवे स्टेशन से आए हैं? हाँ, नैनी रेलवे स्टेशन। नैनी रेलवे स्टेशन से। अभी स्नान नहीं हुआ है? अभी तो जा रहे हैं। अच्छा, तो कितना दूर पैदल चल कर आए हैं? अब 3 किलोमीटर तो हम लोग म्यूजिक किए थे हाँ। और 3 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम सीधी से आ रहे हैं। अच्छा, तो ये ट्रेन के जरिए आ रहे हैं? नहीं, फिर पर्सनल गाड़ी से। गाड़ी कहाँ पार्क की? गाड़ी उधर पार्क कर दी है। ये नीचे जो पार्किंग बनी नहीं, है। बहुत उधर पार्क कर दी है। गाड़ी कहाँ रुकी है? बहुत दूर है, तो कितनी दूर से पैदल चल के आ रही है? 8-9 किलोमीटर से। आप कहाँ से आ रही हो? बीना से। अच्छा, अभी स्नान हुआ नहीं है? अबे नहीं भाई। तो कहाँ, ट्रेन से आई थी गाड़ी से? हाँ, ट्रेन से। तो तब से पैदल ही चल रही हो? हाँ। कहाँ से आ रहे हो? अंबिकापुर से। अच्छा, तो ट्रेन से पहुँचे? ट्रेन से। अब स्नान के लिए जा रहे हो? जी। रेलवे स्टेशन से यहाँ तक कितना किलोमीटर पैदल चलिए? मेरे को लगता है 20-25 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आप कहाँ से हैं? हम पटना बिहार से। आप भी ट्रेन से आ रहे हैं? जी, ट्रेन से आ रहे हैं। कितना पैदल चल लिए? अभी कहाँ चले हैं, मतलब 3-4 किलोमीटर। अच्छा, मतलब और चल सकते हैं आप? बहुत चल सकते हैं प्रयाग जी जाने के लिए। ट्रेन से आ सकते हैं, पैदल चल सकते हैं और रास्ता तय कर सकते हैं, क्योंकि संगम में स्नान करना है। प्रयागराज में एंट्री के मुख्य 7 रास्ते हैं। पहला लखनऊ और प्रतापगढ़ की तरफ से आता है, दूसरा कानपुर और कौशाम्बी की तरफ से, तीसरा रीवा की तरफ से, चौथा चित्रकूट की तरफ से, 5वां रास्ता मिर्जापुर से प्रयागराज पहुंचने का है, 6ठा रास्ता वाराणसी की तरफ से है और 7वां जौनपुर से प्रयागराज में एंट्री लेने का है। सबसे ज्यादा भीड़ रीवा और चित्रकूट वाले रास्ते पर नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना मध्य प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को करना पड़ा है। रीवा की तरफ से जो रास्ता प्रयागराज की तरफ आता है उस हाईवे पर हजारों गाड़ियां 30 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे जाम में फंसी रही। ये तस्वीरें सुहागी पहाड़ी की हैं, जो रीवा से प्रयागराज को कनेक्ट करने वाले हाईवे का एक हिस्सा है। यहाँ कल रात 15 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ था। यहाँ पर जो हालात रात में थे, दिन में भी वैसे ही रहे। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दिया कि कई किलोमीटर तक गाड़ियों के पहिए थमे रहे, लोग जाम से जूझते रहे, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं थी। इसी तरह चित्रकूट की तरफ से आने वाले रास्ते पर भी लोगों को भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग इसी रूट के जरिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, इंदौर, मैहर और पन्ना जैसे शहरों से आने वाले श्रद्धालु पहले कटनी पहुंचते हैं, फिर वहां से प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ते हैं।
कटनी के रीवा बाईपास पर भी कल जबरदस्त ट्रैफिक जाम था। जबलपुर में तो हालत यह हो गई कि पुलिस को लोगों से अपील करनी पड़ी कि वो पैनिक न करें और अपनी जगह रुके रहें। हालांकि आज वहां भी हालात बेहतर हैं। कटनी पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही इस पूरे इलाके में कई किलोमीटर लंबे जाम की खबर मिली, आसपास के तमाम जिलों का प्रशासन एक्टिव हुआ और कुछ ही घंटों में हालात को नॉर्मल किया गया। हालांकि अभी भी इस रूट पर काफी गाड़ियां नजर आ रही हैं। जी, हम मात्र 5 से 10 मिनट के लिए रोकते हैं ताकि जो आगे जो हमारा रास्ता है वो क्लियर रहे और जो आगे टोल है अमदरा टोल, वहां पर किसी प्रकार की जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए एक गैप हमें टाइमिंग बनाई हुई है और उसके बाद हम छोड़ते हैं। जबकि कल के हालात क्या थे अगर हम बात करें? सलीमनाबाद, सिहोरा, जबलपुर से आते हुए, और तीसरी कौन सी जगह? गोसलपुर, सलीमनाबाद, सिहोरा, ये पूरी रोड जैम पूरी। जैसे कि हम आपको बताएं कि जैसे हमें यहाँ में सूचना प्राप्त हुई, तत्काल हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जबलपुर पुलिस अधीक्षक महोदय, सिवनी पुलिस अधीक्षक महोदय संपर्क किया गया। एक टीम वर्क के साथ हमने काम किया, अलग अलग जगह चेक पोस्ट बनाए और चेक पोस्ट बनाने के बाद एक सिस्टम के साथ हमने गाड़ियों को रोका ताकि जो जाम है उसको हम कम से कम रखें। साथ ही जो पब्लिक हम रोक रहे थे उसमें लगातार एक मैसेज सर्कुलेट कर रहे थे। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं रोड पर आए, उन्होंने जितनी पब्लिक है उनको खाना पानी सब वितरण किया और मैसेज दिया कि पैनिक मत होइए। अच्छी बात है कि चाहे रीवा में हो या प्रयागराज का रूट हो या फिर चित्रकूट से प्रयागराज का रास्ता हो, जहां जहां ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ रहा है, गाड़ियां फंस रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, वहां वहां मध्य प्रदेश सरकार के अफसर श्रद्धालुओं के लिए ज़रूरी इंतजाम कर रहे हैं। खाने पीने से लेकर जन सुविधाओं तक का अरेंजमेंट किया जा रहा है। जो समस्या है वो बेला रूट में है, तो वहाँ हमने एसडीएम पुलिस का और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी एक्टिवेट करके जो यात्रियाँ जो श्रद्धालु है तो उनको पानी का अवेलेबिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर का, टॉयलेट्स का अवेलेबिलिटी हो, उनको जो भी जन सुविधा जो वहाँ रास्ते में चाहिए तो उसका वहाँ समुचित व्यवस्था हो, तो उसके लिए हमने बेला में भी किया है और बाकी जगह में भी हमने पॉइंट्स चिन्हित किया है। जो आपने कल देखा होगा कि 3-4 पॉइंट्स में हमने जहाँ ज़्यादा भीड़ हो रहा है तो हमने यहाँ हमारा जिला में कलंजर साइड में डाइवर्ट भी कर रहे हैं, पिंडरा से कलंजर के होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में, क्योंकि वहाँ चौड़ा रोड है तो वहाँ थोड़ा परेशानी नहीं होंगे। चित्रकूट में भी हमको ऐसे ना हो कि वहाँ एकदम जाम ना हो जाए, तो उसको भी ध्यान रखा जा रहा है। लखनऊ वाले रूट पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। लखनऊ के रास्ते प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालु शहर में घुसने से पहले फाफा मऊ पहुंचते हैं। फाफा मऊ में आज सुबह भी गाड़ियों का कई किलोमीटर लंबा जाम था। फाफा मऊ के पास जो पार्किंग है उसके फुल होने की वजह से गाड़ियों को प्रयागराज में दाखिल होने से रोका गया। जैसे जैसे पार्किंग में स्पेस बनता रहा, वैसे वैसे गाड़ियों को प्रयागराज में एंट्री दी जाने लगी। जिस फाफा मऊ से होकर लखनऊ की तरफ आने वाले श्रद्धालु प्रयागराज में दाखिल होते हैं, उसी रूट से प्रतापगढ़ से आने वाला क्राउड भी संगम नगरी पहुंचता है। क्योंकि लखनऊ वाले रूट पर कई जगह भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कुछ लोग प्रतापगढ़ वाले रूट से भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। नोट करने वाली बात है कि प्रयागराज से अयोध्या का रूट भी यही है, इसलिए इस रूट पर आज 7 से 8 किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जाम को खत्म करने के लिए जगह जगह डायवर्जन किया, गाड़ियों को दूसरे रूट से निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग कई कई घंटे तक जाम में फंसे रहे। प्रयागराज के महाकुंभ में काफी श्रद्धालु कानपुर, फतेहपुर और कौशाम्बी से पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये रास्ता वेस्टर्न यूपी और दिल्ली की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं को भी सूट करता है, इसलिए इस रूट पर भी गाड़ियों की भीड़ तो है। कौशाम्बी में पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा गाड़ियां इस रूट पर फंस गई थी और कई घंटे तक जाम में फंसी रही। कोखराज टोल प्लाजा के पास भी भीषण जाम था, लेकिन प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों ने एक्शन लिया। हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन इस रूट पर अभी भी हैवी ट्रैफिक तो है। क्योंकि लोग प्रयागराज के महाकुंभ से लौट रहे हैं, उसमें भी काफी लोग अयोध्या, काशी और विंध्याचल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इन शहरों में भी लोगों की भारी भीड़ है, गाड़ियों की कतारें हैं। वाराणसी और लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भी महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है, लेकिन प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर तो इतनी भीड़ है कि क्राउड को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को 14 फरवरी तक के लिए बंद करना पड़ा है। हालांकि यहां मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से अलग है।
महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले 8 स्टेशन छिक्की, नैनी, प्रयाग, फाफामऊ, रामबाग, झूंसी, प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। इन सभी रेलवे स्टेशन पर रेगुलर और स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। रेलवे ने कल प्रयागराज से 330 ट्रेनें चलाई, जिसमें 100 से ज्यादा मेला स्पेशल ट्रेन हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यात्रियों को असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग लगातार ट्रेन कैंसिल होने की अफवाह उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आज रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। रेलवे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। चूंकि महाकुंभ में मध्य प्रदेश की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ काफी है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के कई शहरों के श्रद्धालु भी मध्य प्रदेश होकर महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में कई जगह लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकारी लगातार यूपी के अधिकारियों के संपर्क में हैं और कोऑर्डिनेट करके ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने कहा कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो इसके लिए तैयार हैं। हर तरह के इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन साथ साथ मोहन यादव ने श्रद्धालुओं से अपील की कि जो लोग आगे महाकुंभ में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो थोड़ा सा इंतजार करें, रुककर प्रयागराज जाएं, पूरी जानकारी लेकर जाएं। मध्य प्रदेश से लगा हुआ सटा हुआ जो हमारा इलाका है, खासकर रीवांचल वाला, यहाँ सब तरफ लगातार पूरे देश के बाकी राज्यों से लोगों का दबाव बना हुआ आवागमन के कारण से, इसलिए कुंभ प्रशासन की ओर से भी हमसे संपर्क करके हम उनके भी संपर्क में सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि अभी आप कृपा करके 1-2 दिन इस मार्ग से आगे न बढ़े, क्योंकि ये आगे मेले की व्यवस्थाओं में भी हमको चुनौती आ रही है। और जिस प्रकार का भीड़ का सैलाब उमड़ा है, वाकई ये हमारे लिए सौभाग्य की तो बात है, लेकिन हमारे लिए व्यवस्थाओं के अंदर थोड़ी मदद की बात भी रहेगी। हमारे राज्य के अंदर जहाँ भी जाम है, जहाँ यात्री है, वहाँ सबके लिए हमने पर्याप्त भोजन, पानी, आराम व्यवस्थाओं के लिए सभी प्रशासन के निर्देश दिए और सामाजिक संस्थाएं भी अपने अपने स्तर पर इसमें लगी हुई है। मैं एक बार फिर सभी अपनी मध्य प्रदेश की धरती पर कुंभ स्नान के जाने वाले दर्शनार्थियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, लेकिन विनम्रता से मेरी बात को भी ध्यान दें। आने जाने के मार्गों को आगे देखते जाएं, गूगल से मालूम कर लें। अगर रास्ता खाली तो जरूर आगे बढ़े, अगर रास्ते में कठिनाई है तो योग्य जगह पर रुक करके समय का इंतजार करें। लेकिन महाकुंभ में भीड़ को लेकर, वहां किए जा रहे प्रबंध को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल तो उठा रही हैं। अखिलेश यादव ने आज फिर कहा, प्रयागराज में इस वक्त ऐसी सिचुएशन है जैसे लोग अपने ही घर में हाउस अरेस्ट हो गए हो। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कई कई घंटे जाम में फंसना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ट्रैफिक मैनेजमेंट का मोर्चा संभाल रहे हैं, फिर भी लोग परेशान हैं। ट्वीट में इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तकलीफ और परेशानी की जानकारी मिल रही है। अभी अखबारी की अगर बात माने तो 300 किलोमीटर का लगभग वहां पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। वो ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई उनके पास मिलने आ सकता है। जो इंतजाम सरकार को करने चाहिए थे और सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले 40 करोड़ का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, बजट दिल्ली ने भी दिया होगा, यूपी ने अपना 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगाया। सोचिए, कल्पना कीजिए, अभी तक का सबसे महंगा ये कुंभ होने जा रहा है। अभी तक किसी ने भी इतना पैसा नहीं खर्च किया होगा जितना इस कुंभ में खर्च हो रहा है। अगर 10,000 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च हुआ है और दिल्ली की सरकार ने भी मदद की है, तो ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना पा रहे हैं? लोगों को सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? लोग वॉशरूम कहाँ जाएं? गाड़ियों में कैद हैं, गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं।
अब दो मुख्यमंत्री ट्रैफिक का इंतजाम कैसे करें, मैनेजमेंट के लिए उतर पड़े हैं। यूपी के मुख्यमंत्री तो पहले से ही इंतजाम में निकल पड़े। सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री निकल पड़े हैं। तो कम से कम फौज से ये सहयोग ले लेते। जब सरकार के हाथ में इंतजाम नहीं था तो फौज को साथ लेकर के और कम से कम किले को भी इस्तेमाल में लाते, जिससे कुंभ में आने वालों को असुविधा नहीं होती। इस बार महाकुंभ में चुनौती बड़ी तो है, और बड़ी इसलिए है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। महाकुंभ शुरू होने के पहले पूरे 45 दिन में करीब 45 करोड़ लोग के आने की उम्मीद थी, लेकिन पिछले 29 दिन में 44 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अभी 16 दिन बचे हैं और यह फिगर 55 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच सकता है। क्योंकि अपेक्षा से अधिक लोग संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं, महाकुंभ पहुंचना चाहते हैं, जबरदस्त उत्साह है, इसलिए सारे प्रबंध कम पड़ने लगे हैं। जिन सड़कों पर, जिन हाईवेज पर एक दिन में सैकड़ों गाड़ियां चलती थी, अचानक वहां हजारों गाड़ियां आ गई हैं, तो जाम तो लगेगा। लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि महाकुंभ अभी 16 दिन और चलेगा। गंगा में डुबकी लगाने जरूर जाएं, पर कुछ दिन बाद, इस समय प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में जो लोग हैं वो संगम में स्नान कर लें, पुण्य कमा लें। उसके बाद बाकी लोगों का नंबर आए तो ये सबके लिए अच्छा होगा। महाकुंभ ने पूरी दुनिया के सामने सनातन की महान परंपरा, भारत की संस्कृति की महिमा की एक सम्मानजनक तस्वीर प्रस्तुत की है। लेकिन हमारे देश में YouTube से पैसा कमाने वाले कुछ लोगों ने अपनी हरकतों से देश को शर्मसार किया है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। YouTube के एक शो में कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता की हदें पार करती गई। महिलाओं के लिए घटिया और गिरी हुई बातें कही गई। सेक्स पर, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर इस अंदाज में बकवास की गई जैसे ये सब हमारी सोसाइटी में नॉर्मल है। बातें इतनी गंदी हैं, इतनी चीप है कि उन्हें सुनवाना तो दूर, मैं उनका खुलकर जिक्र भी नहीं कर सकता। YouTube के शो में गाली गलौज पहले भी होती थी, अश्लील भाषा का इस्तेमाल पहले भी होता था, पर इस बार जो हुआ उसने देखने वालों को शॉक कर दिया। जो बातें कोई सोच भी नहीं सकता, वो बड़े आराम से हंसते हंसते इस शो में कह दी गई। इस शो में एक यूट्यूबर ने अपने पेरेंट्स की सेक्स लाइफ की बात की, दूसरे ने लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर घटिया दर्जे की बातें कही। शो में एक दो लड़कियों ने भी इसी तरह की चौंकाने वाली घटिया बातें की, चीप बातें की, और शो में मौजूद लोग ठाके लगा रहे थे, हंस रहे थे, इन चीप कमेंट्स को एंजॉय कर रहे थे। जब ये सब सामने आया तो इसको लेकर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। ज्यादातर लोगों ने ऐसी हरकतें करने वालों को पकड़कर जेल में डालने की बात कही। सोशल मीडिया की फितरत है कि नेगेटिव बातें जल्दी वायरल होती हैं। ये वीडियो भी वायरल हुआ, लोगों ने नाराजगी जाहिर की, गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस और महिला आयोग से शिकायत की गई। असम पुलिस ने इसे लेकर केस दर्ज कर लिया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। जिस YouTube चैनल पर यह कार्यक्रम पोस्ट किया गया उसके 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सोशल मीडिया ने कि इन गैर जिम्मेदार लोगों को टीनेजर्स भी फॉलो करते हैं। यह शो मुंबई में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी तक इस पर FIR दर्ज नहीं की है। हालांकि जब बात बढ़ी तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्शन का भरोसा दिया। फडणवीस ने कहा, अगर कोई मर्यादा पार करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा उठाता है, तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान के बाद मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसे गंभीरता से लिया।
एनएचआरसी के मेंबर प्रियांक कानूनगो ने यूट्यूब को लेटर लिखकर इस वीडियो को हटाने को कहा। प्रियांक कानूनगो ने लिखा, चैनल और इस वीडियो की सारी डिटेल पुलिस को दी जाए। 3 दिन के अंदर यूट्यूब इस बात की जानकारी मुंबई के पुलिस कमिश्नर को दे कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। इस मामले में सबसे पहली शिकायत बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील आशीष राय ने की। मुंबई पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग को आशीष राय ने चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। कार्यक्रम में शामिल यूट्यूबर्स पर एक्शन लेने की डिमांड की और उसके बाद महाराष्ट्र के बीजेपी नेता नीलोत्पल मृणाल ने भी खार पुलिस स्टेशन के एसएचओ को लिखित शिकायत दी। आशीष राय ने कहा, इस मामले में बीएनएस की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर इस तरह के अश्लील कमेंट्स को रोकना बेहद जरूरी है, इसीलिए उन्होंने इसकी शिकायत की। जो कंटेंट्स है ऑनलाइन अवेलेबल होने की वजह से सबके पास में इजीली एक्सेसिबल है। ये जब कंटेंट मैंने देखा, इसके अंदर सीधे तौर से साफ स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणी महिलाओं को लेकर की है वो काफ़ी अश्लील था। और इसके अलावा ऐसे कितने ही उनके कंटेंट्स हैं जो इजीली अवेलेबल है और ये बच्चों के पास में इजीली एक्सेसिबल है क्योंकि उनकी स्टडी भी ऑनलाइन होती है, जिसको लेकर ये शिकायत दर्ज की गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने। तो इनका जो मोटिव था पॉपुलैरिटी, जो कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ली जाती है और उस पॉपुलैरिटी के थ्रू पैसा अर्निंग करना। मैं चाहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स जो है इसमें खुद कॉग्निजेंस लेते हुए, अथॉरिटीज़ जो है इसमें कॉग्निजेंस लेते हुए काफ़ी संगीन से संगीन जो धाराएं है वो लगाई जाए और भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो किसी से और इन लोगों के ऐसा मोटिव ना मिले, उस पर रोक लगाई जाए। बीजेपी नेता राम कदम भी बेहद गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि पैसे कमाने के चक्कर में कुछ यूट्यूबर्स अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। न तो ये भारतीय संस्कृति है, न ही भारत के संस्कार है। ऐसे लोगों के मुंह पर बीच चौराहे पर कालिक पोत देनी चाहिए। इस धरा पर भगवान का साक्षात स्वरूप यदि कोई होगा तो वे स्वयं अपने माता पिता है, अपने माँ बाप है। और यही सोच हर व्यक्ति विशेष की, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, उसकी होती है। पर पैसे कमाने के चक्कर में किसी यूट्यूबर ने अपने माता पिता के प्रति अश्लील वाणी का, अभद्र शब्दों का, केवल शब्दों का नहीं, नीचतम विचारों का प्रदर्शन किया है। क्या हो गया उसको? इतना तो सोचा होता कि दूसरे के छोड़ो, तुम्हारे अपने माँ बाप को क्या लगेगा, पर नहीं, पैसा प्रथम। ऐसे सोच के विरोध में भारत सरकार कड़ा कानून बनाए, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। और उसके साथ साथ इस सोच को भरे चौराहे पर ऐसे व्यक्ति विशेष को बुलाकर उसके मुंह को कालिम लगाने की आवश्यकता है। इस मामले में महाराष्ट्र महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने तीखा बयान दिया। वडेट्टीवार ने कहा, अगर उनके हाथ में होता तो उन यूट्यूबर्स के मुंह पर जोर का तमाचा मारते जिन्होंने ये गंदी हरकत की है। ऐसे लोगों का यही इलाज है। अगर मैं वो सामने आ जाए तो उठाकर उसके गाल पर जितनी ताकत से तमाचा लगा सकता हूं उतनी जोर से लगाऊंगा। जिन यूट्यूबर्स ने इस तरह की नीचता भरी गंदी बातें की, अपनी मां के बारे में घटिया और अश्लील बात की, वो माफी के लायक तो नहीं है। हालांकि वो माफी मांग तो रहे हैं, क्योंकि गलती अनजाने में नहीं हुई। जो कुछ कहा गया वो सोच समझकर लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार पर किया गया। यह कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। यह एक इंग्लिश शो की प्रिपेयर्ड स्किट की कॉपी थी। इस घटना से इन यूट्यूबर्स का असली चेहरा सामने आ गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके ना कोई मॉरल्स हैं, ना वैल्यूज हैं। वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाकर पैसा कमाना चाहते हैं। उनकी बातों का समाज पर क्या असर होता है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। मुझे हैरानी उन राजनीतिक दलों पर है और मार्केटिंग करने वालों पर है जो इन लोगों के फॉलोअर्स के नंबर्स देखकर, इनके सब्सक्राइबर्स की संख्या देखकर प्रभावित हो जाते हैं। इन्हें इन्फ्लुएंसर मान लेते हैं। सोचते हैं अगर नई जनरेशन तक अपनी बात पहुंचानी है तो इन लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से यूट्यूबर्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर
उनके फॉलोअर्स कम हैं, इसलिए उन्हें कोई नहीं पूछता। जिन यूट्यूबर्स ने अश्लीलता परोसी है, गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान अच्छा काम करने वाले यूट्यूबर्स का किया है। सबकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करती हैं। और यह हरकत कोई पहली बार नहीं की गई है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, एक साहब सांप का जहर बेचते हुए पकड़े गए थे। उन्हें भी लोग इन्फ्लुएंसर कहते थे। जो लोग इस तरह के लोगों को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, उन्हें समझना होगा कि ऐसे लोगों की फॉलोइंग, ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस टेम्परेरी होता है। विश्वसनीयता के लिए, लोगों के दिलों में लंबे समय तक जगह बनाने के लिए नैतिक बल और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मीडिया में अगर परमानेंट जगह बनानी है तो क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो ज्यादातर यूट्यूबर्स के पास मिसिंग है। अब आपको बताता हूं दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल की हार के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में। आम आदमी पार्टी की जो हार दिल्ली में हुई है, इसका असर पंजाब सरकार पर पड़ सकता है। पंजाब कांग्रेस के नेता तो यही दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब में केजरीवाल को अपनी पार्टी टूटने का डर है। असल में सारी अटकलें इसलिए शुरू हुई क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की एक बैठक दिल्ली में बुलाई है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद होंगे। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल को पंजाब में पार्टी में बगावत का डर सता रहा है, इसलिए वो विधायकों से बात करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने विधायकों को दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। पंजाब में कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कई विधायक कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का पंजाब में कोई भविष्य नहीं बचा। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं, उससे लग रहा है कि वहां मिड टर्म पोल हो सकता है। इनके काफ़ी एमएलए अलग अलग पार्टियों के कांटेक्ट में हैं। देखना कि ये ऐसे बिखरेगी कि इनको पता नहीं चलेगा कितने लोग पार्टी छोड़ गए। मैं वादे से कहता हूँ, पक्का कह रहा हूँ, एप्रीहेंशन नहीं है पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे। ये जाते हैं बीजेपी में कितने लोग जाते हैं, अगर कम जाएंगे तो इलेक्शन आएगी, बाई इलेक्शन होगी, तो मेरे ख्याल में इनका वहाँ भगवंत मान का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर पता नहीं कितने बजे उठता है, कितने बजे सो जाता है, तो वो क्या कंट्रोल करेगा। ये संभावना यही है कि पंजाब में मिड टर्म कांग्रेस में भी आप ही पंजाब में आकर देख लेना कि कितने हैं, उनके चेहरे देख लेना कि कहाँ जाना चाहते हैं, और अगर वो जाएंगे तो कांग्रेस में ही आएंगे, क्योंकि बीजेपी का पंजाब में कोई फ्यूचर नहीं है और पंजाब में कभी भी बीजेपी नहीं आ सकती। कांग्रेस के नेता चाहते हैं आम आदमी पार्टी टूटे, उनके एमएलए कांग्रेस में आ जाएं, मिड टर्म पोल हो जाएं। तो ये उनकी आरजू है जो जुबा पर आ गई। लेकिन बीजेपी ने इस मामले को एक नया एंगल दिया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इसलिए अब पंजाब में भगवंत मान की कुर्सी पर उनकी नजर है। पंजाब के विधायकों को केजरीवाल ने इसलिए अपने घर पर बुलाया है। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल मान को निकम्मा साबित करेंगे, दिल्ली की हार का ठीकरा मान के सिर पर फोड़ेंगे और फिर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल ने मान की कुर्सी हड़पने का प्लान तो बना लिया, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं होगा। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं है। अब मैं आपको आम आदमी पार्टी का पक्ष सुनवाता हूं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर झूठ फैलाकर उनकी पार्टी को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी का यह मंसूबा कामयाब नहीं होगा। पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा
कल केजरीवाल ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। मीटिंग का एजेंडा क्या है यह भी बताया नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कुलदीप धालीवाल ने कहा कि भले ही दिल्ली में पार्टी हार गई, लेकिन पंजाब के विधायक, पार्टी का काडर केजरीवाल के पीछे खड़ा है। धालीवाल ने कहा कि विधायकों की बात तो दूर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के एक वॉलंटियर तक को नहीं तोड़ पाएगी। अभी मीटिंग के एजेंडे का नहीं पता है, पर हमारे कौमी कन्वीनर ने बताया हमें, तो हम लोग जाएंगे, सब लोग जाएंगे, एमएलए मंत्री सारे जाएंगे, सारे लोगों को बुलाया। ये तो कल ही पता चलेगा उधर मीटिंग में कि एजेंडा क्या है। अभी तक तो एजेंडा नहीं हुआ, हो सकता है शाम तक एजेंडा आ जाए। उनको को साबित करके दिखावे। सारों 20 विधायक कहता ना प्रताप बाजवा, उनको पंजाब की पार्टी का एक वलंटियर तौर के दिखावे। और 1.5 हो गया एवं वहां च गल्लां करी जांदा। सब तो झूठा पॉलिटिशियन है पंजाब दे विच, वेल एजुकेटेड झूठा बंदा, पूरे दे पूरे सीएम साहब समेत मंत्री एमएलए ਅਸੀਂ सब लोग अरविंद केजरीवाल ਦੇ ਨਾਲ, अपनी पार्टी के कौमी कन्वीनर ਦੇ ਨਾਲ ਆ। जो डायरेक्शन देणगे पंजाब च पार्टी ਨੂੰ मजबूत कर ली ਜਾਂ ਹੋਰ किते ड्यूटी लाउंदे आ वो करांगे। मुझे इस बात में तो कोई दम नहीं लगता कि केजरीवाल पंजाब में भगवंत मान को हटाकर खुद चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश करेंगे। चाहे कितनी भी मेजॉरिटी हो, कितनी भी सपोर्ट हो, केजरीवाल इतना तो समझते होंगे अगर उन्होंने भगवंत मान को हटाने की कोशिश की, खुद मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की, तो पंजाब में सरकार भी जाएगी और पार्टी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। सब पार्टियां ये करती हैं, जिनके बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं या चुनाव लड़ नहीं पाते, उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है। केजरीवाल के पास पंजाब में जबरदस्त मेजॉरिटी है, उनके एमएलए उन्हें राज्यसभा भेजें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के रिजल्ट का असर बिहार की सियासत पर भी दिखने लगा है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि दिल्ली में पार्टी की जीत से बिहार में उन्हें जबरदस्त फायदा होगा। इस पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने तीखा रिएक्शन दिया। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी दिल्ली में जीत गई, अच्छी बात है, अब अपने वादे पूरे करें, लेकिन बीजेपी वाले बिहार को दिल्ली समझने की भूल न करें, धोखा खा जाएंगे। देखिए, जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। बीजेपी बोल रही है कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा, इसका असर बिहार में बिहार है, समझना पड़ेगा उनको। तेजस्वी यादव का जवाब दिया जेडीयू के सांसद संजय झा ने। संजय झा ने कहा, तेजस्वी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिहार दिल्ली से अलग है, क्योंकि वहां 20 साल से नीतीश कुमार का शासन है। नीतीश के सुशासन को बिहार की जनता पसंद करती है और बिहार के लोग अब दोबारा लालू के जंगल राज की तरफ कतई नहीं लौटना चाहते। सही में तो बिहार है, ये तो बिल्कुल समझना पड़ेगा। अब बिहार को लोग समझ रहे हैं 20 साल से नीतीश कुमार के काम, और पीछे पार्लियामेंट चुनाव में भी देखे हैं बिहार, ये कैसा बिहार है। और अभी बाय इलेक्शन भी हुआ था 4 सीट पर, वो भी लोगों ने देखा है कि ये कैसा बिहार है। और वो सही बोल रहे हैं कि बिहार के लोग जानते हैं, वो पुराने दौर में लौट के नहीं जाना चाहते। तो बिहार को वो याद करवा रहे हैं, तो उस बिहार को तो लोग दोबारा, जो उनका सरकार था, उस बिहार को लोग दोबारा नहीं लौट के जाना चाहते हैं। जो ये डबल इंजन का सरकार का काम है, इसका स्वाद जो बिहार चख रहा है, उसी में आगे का चुनाव होगा और दिल्ली से और बेहतर स्थिति में एनडीए वहां जीतेगी। तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी बोले। मांझी ने कहा, तेजस्वी तो राजनीति में नए हैं, उनको सच में बिहार को समझने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मांझी ने कहा, इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए 225 सीटें जीतने वाली है। बिहार को एनडीए के लोग आज नहीं, बहुत पहले से समझे हुए हैं। तेजस्वी जी 4 दिन से राजनीति में आए हैं, उनको समझना पड़ेगा कि क्या करना होगा। ये सब लोग चाहता है कि यहाँ पर वैसी सरकार मिले जो जमीन लुटेरों की सरकार नहीं हो,
आतताइयों की सरकार नहीं हो, जिसके राज में महिलाओं का इज्जत सुरक्षित नहीं रहता था 2005 के पहले, तो 2005 के पहले की स्थिति बिहार में लोग नहीं आने देना चाहेंगे। इसलिए वो तेजस्वी जी समझें, बिहार में एनडीए को समझने की जरूरत नहीं है, एनडीए को बिहार के लोग समझते हैं और 225 सीट निश्चित आएगा बिहार का। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी का उत्साहित होना स्वाभाविक है और इस जोश का असर आने वाले बिहार चुनाव पर पड़ेगा। प्रॉब्लम तेजस्वी यादव की है, जो लगभग अकेले पड़ गए हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को वापस लेने की बात कहकर तेजस्वी को काफी नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस बिखरने लगा है। इन सब बातों की वजह से बिहार में तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ गई है। अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूं, जब उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। इस बार इस प्रोग्राम में दीपिका पादुकोण, सदगुरु जग्गी वासुदेव और मैरी कॉम जैसे जाने माने लोग थे, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए। ये प्रोग्राम इस बार टाउन हॉल फॉर्मेट के बजाय खुले आसमान के नीचे दिल्ली के सुंदर नर्सरी में हुआ। मोदी ने देश भर से आए 35 बच्चों के साथ हेल्थ, डाइट, नींद, एनवायरनमेंट और इम्तिहान के प्रेशर जैसे सब्जेक्ट्स पर खुलकर चर्चा की। को लेने का मन करता है। मोदी ने कार्यक्रम में आए बच्चों को एग्जाम और नॉलेज का फर्क बताया। मोदी ने बच्चों से कहा कि वो सिर्फ एग्जाम पास करने पर जोर न दें, उनका फोकस ज्ञान हासिल करने पर, नॉलेज एक्वायर करने पर होना चाहिए। मोदी ने बच्चों के साथ पेड़ लगाया, उनको नेचर के बीच, पेड़ पौधों के बीच वक्त गुजारने की सलाह दी। और मोदी ने स्टूडेंट्स को पर्यावरण की अहमियत बताई। कहा कि अगर एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो सबकी सेहत ठीक रहेगी। बैठो बेटा। हाँ चलिए, पूछने वाले हैं जरा यहाँ आकर के पूछे। यानी इंसान एब्सेंट ऑफ इलनेस डज नॉट मीन वी आर हेल्दी। वेलनेस के तराजू पर तोलना चाहिए। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है, या ज्यादा नींद आ जाती है। एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है, और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती। तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है जी। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है। ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता होगा ये प्रधानमंत्री तो सोने के लिए कह रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य था, जीवन में कोई भी प्रगति करनी है, पोषण का महत्व है। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल एग्जाम से पहले देश भर के बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते आए हैं, जिसमें वो बच्चों से तमाम मसलों पर खुलकर बात करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, जिंदगी के सबक देते हैं। आज मोदी ने बच्चों को समझाया कि खान पान की आदत अच्छी होनी चाहिए, टाइम पर सोना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आज ममता कुलकर्णी ने क्या किया। प्रयागराज के महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ममता कुलकर्णी ने एक वीडियो जारी करके इस बात का ऐलान किया कि वो मां मंडलेश्वर नहीं रहना चाहती। उन्होंने कहा कि वो 25 साल से एक साध्वी हैं, साध्वी बनी रहेंगी, उन्हें किसी पद, किसी सम्मान का लालच नहीं है। ममता कुलकर्णी ने कहा अब उन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, फिल्में छोड़ दी, मेकअप छोड़ दिया, तो उन्हें किसी और तरह के दिखावे की कोई परवाह नहीं है। उनके लिए परमात्मा की भक्ति सबसे बड़ा सम्मान है। ममता कुलकर्णी ने कहा उन्होंने जिस गुरु के सानिध्य में बैठकर 25 साल तक कठोर तपस्या की, उनकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर करोड़ों रुपए खर्च करके मां मंडलेश्वर बनने का इल्जाम लगा रहे हैं, वो सब सरासर झूठ बोल रहे हैं और उन लोगों के बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहती। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस
पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। मैं उनके बारे में कम बोलूं तो बेहतर रहेगा। और जहां तक मेरे पैसे की लेन देन की बात है, जब मुझे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु थे उसी रूम के अंदर, और मैंने कहा मेरे पास 2 लाख नहीं। तब जाके वहां पे जो बैठी हुई जय अंबागिरी महामंडलेश्वर है, उन्होंने उनके जेब से 2 लाख देके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दिया था। लेकिन इसके ऊपर है कि मैंने 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 2 करोड़। ज्ञान, ये पैसा कोई ज्ञान से नहीं होता है, ये घोर तपस्या और ध्यान से होता है। ममता कुलकर्णी को बहुत जल्द महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, इसके संकेत तो पहले दिन से ही मिलने लगे थे। थोड़े दिन पहले ममता कुलकर्णी जब आपकी अदालत में आई थी तो ये बिल्कुल साफ हो गया था कि वो महामंडलेश्वर के पद पर ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगी। उस दिन उन्होंने कहा था कि वो 10 करोड़ रुपए देकर महामंडलेश्वर नहीं बनी, उनके पास तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं है, उनके सारे अकाउंट सील्ड हैं, और ये बात कन्विंसिंग लगी थी। फिर ममता से जब मैंने पूछा कि अगर आप महामंडलेश्वर नहीं रही तो क्या करेंगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा था इस पोजीशन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई लालच उन्हें नहीं है। और उन्होंने उस वक्त भी यही बात कही थी कि वो साध्वी हैं, साध्वी बनी रहेंगी, तपस्या करती रहेंगी और सनातन का प्रचार प्रसार करती रहेंगी।